सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सार्थकता की दृष्टि से भाषा का लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या रूप है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाषा धातु से निकला है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में से 351 तक भाषा का संविधान राजभाषा का प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब तक इनकी संख्या 22 है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। अनुच्छेद 343 में वर्णित संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब इनकी संख्या 22 हो गई है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है में 21 सदस्य थे। शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ है, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। पानी की धारा जो कठिनाई के नीचे सरलता की ओर जाती है वह क्या कहलाती है? भाषा या प्रकृति? पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है वह भाषा है। भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निकलता है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी। भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। कामता प्रसाद गुरु भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। बाबूराम सक्सेना जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि के रूप में कहते हैं। भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत क्या है? 7.3%। भारत में बोलने वाले के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत 7.3% है। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोगों द्वारा 45% भारोपीय भाषा बोली जाती है। भारोपीय भाषा परिवार भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि तमाम भाषाएं हिंदी समूह में संबंध रखती हैं। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत की हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार की
ये 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम, शतम के और केतुकम 2 वर्गों में रखा गया है। प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 है जो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप सांकेतिक भाषा है। भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तीसरा सांकेतिक भाषा है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा रूप है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा जब संकेतों इशारों द्वारा बात समझाई या समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा व्यक्ति या यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि लिखित संकेतों को कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 344 के अंतर्गत किया गया है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों का विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है, जबकि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा का और अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं तथा अनुच्छेद 345 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। अभी इसको रिपीट करते हैं वापस। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? संसदीय समिति। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया इस समिति का गठन। इस समिति का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया? 344 में। जबकि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा और अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। यह बाएं और दाएं लिखी जाती है। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नांदे नागरी है। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नांदे नागरी नाम है। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 350 ईस्वी पूर्व तक होता रहा। इसके बाद 2 शैलियों का विकास हुआ, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली में 4वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ है जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तर भारत माना जाता है, किंतु दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी यह मिलती है। दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी न होकर नांदे नागरी है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का आकृष्ट किया था? हॉर्नले ने किया था। भारतीय आर्य भाषा के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय हॉर्नले को है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण हॉर्नले ने 1880 में किया। हॉर्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया: पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और गौड़ियन। किसी भाषा को प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा गया है। अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। भारत भाषा के अर्थ में
इसका प्रयोग छठी सदी में से होने लगा था। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। मैथिली बोली का विकास बिहारी हिंदी से हुआ है। मैथिली बोली का विकास बिहारी हिंदी से हुआ है। बघेली बोली को अवधी की दक्षिण भाग शाखा किसने कहा है? हरदेव बहारी ने। हरदेव बहारी ने बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा गया है। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं। अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली बोली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अवधी का व बघेली में ब हो जाता है। विशेषणों में हा प्रत्यय का प्रयोग होता है। बघेली में अधिकांशतः आदिवासियों की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इसकी प्रमुख मुख्य बोलियां तिरहारी, जुडार, गहोरा आदि। ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? बांग्ला। ब्रजबोली बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ब्रजबोली की उत्पत्ति अवहट से हुई। माना जाता है कि इस भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, अतः कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के साथ इसका संबंध जोड़ इस भाषा को ब्रजबोली समझा गया होगा, जो बांग्ला के उच्चारण की विशिष्टता के कारण ब्रजबोली बन गया। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की उपबोली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की उपबोली है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? मराठी। मराठी का संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है। मराठी का संबंध महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से है। मागधी अपभ्रंश बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। शोरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। शोरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, राजस्थानी, गुजराती। मागधी अपभ्रंश बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। मराठी का संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं, मराठी का संबंध महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। मगही। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यह बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां खड़ी कोरवी बोली है, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी की बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद उपबंध में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? अनुच्छेद 343(2) में। अनुच्छेद 343(2) में यह कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा की बात की गई है, जिसके खंड 1 अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मानने की बात है। अनुच्छेद 351 में भारतीय संघ के एक कर्तव्य के रूप में हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करने का उल्लेख किया गया है। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी, रोमन और रूसी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। फारसी दाएं से बाएं और देवनागरी, रोमन और रूसी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? बंगाली भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, जबकि कन्नड़, मलयालम तथा तेलुगु तीनों द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। भाषा की संपर्क भाषा हिंदी है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अलग अलग मातृभाषी क्षेत्रों के मध्य संपर्क साधने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है, बल्कि चीनी भाषा मंदारिन की लिपि चित्रात्मक लिपि है, जबकि
जर्मन, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी तीनों रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी की लिपि कहलाती हैं देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती हैं। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा। बघेली बोली का क्षेत्र रीवा है। रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर भी बघेली बोली के क्षेत्र। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियां किस वर्ग से हैं? पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ, जबकि पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली बोलियों का विकास हुआ। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की है? किस आयोग की स्थापना की है? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की है। वैज्ञानिक, तकनीकी तथा साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने सन 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी बोलियां आती हैं। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, जबकि अन्य बोलियां ब्रजभाषा, बांगरू तथा अवधी से मानक हिंदी का विकास नहीं हुआ। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है तथा वहां की ग्रामीण जनता द्वारा अधिकांशतः बोली जाती है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी है? किसका पर्याय बनी है? राष्ट्रीय एकता का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी है। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की एकता के लिए हिंदी को हथियार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? इसमें खड़ी बोली मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है तथा अन्य सभी तर्क त्रुटिपूर्ण है। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया गया है? किस स्तर पर नहीं किया गया है? शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर नहीं किया गया है। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि व्याकरण में भाषा का विश्लेषण ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर किया जा सकता है। इसमें कौन सी बोली राजस्थानी के संबंध नहीं है? मगही बोली का संबंध बिहारी उपभाषा से है। बिहारी हिंदी का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। राजस्थानी उपभाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? किस रूप से हुआ है? मागधी के रूप से हुआ है। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषाएं मागधी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। शोरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैशाची पंजाबी और लहंदा। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भाषा विकास क्रम में संस्कृत, पाली और प्राकृत के बाद अपभ्रंश का स्थान है। इसी
अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। भारत अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की संज्ञा दी जाती है। पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी, हरियाणवी, ब्रज में से प्रचलित साहित्य खड़ी बोली या देहलवी के किस हिंदी का विकास हुआ है? मानक हिंदी का विकास हुआ है। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से मानक हिंदी का प्रतिष्ठित हिंदी स्टैंडर्ड हिंदी का विकास हुआ है। भाषा के व्याकरण समस्त आदर्श रूप को कहते हैं। समस्त आदर्श रूप को मानक भाषा कहते हैं। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। सर्वसाधारण में बोली जाने वाली भाषा को लोक भाषा तथा लोक भाषा की कविता में प्रयुक्त भाषा को काव्य पाठ या साहित्यिक भाषा कहते हैं। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों के होते हैं। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में सही तथ्य व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? किसकी सक्रिय भूमिका रही है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती की सक्रिय भूमिका रही है। इनकी प्रमुख कृतियां सत्यार्थ प्रकाश, शेष नाम असंगत दिए गए हैं। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई है? महात्मा गांधी। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए महात्मा गांधी के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी के प्रचार सभा की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना मद्रास अब चेन्नई में की गई है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राजभाषा से सरकारी कार्यालयों की भाषा का अभिप्राय है। राजभाषा से अभिप्राय सरकारी कार्यालयों की भाषा। भारतीय संविधान द्वारा भाषा का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343(1) में यह घोषणा की गई है कि भारत की राजभाषा हिंदी व इसकी लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सर्व कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद 348 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। इसके अलावा संघ तथा राज्य के स्तरों में सभी विधायकों संशोधनों में अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, मिथ्या अधिनियमों, नियमों, अधिनियमों, उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। अन्य अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का प्रगठन रहा प्रावधान है। निम्नलिखित में से बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। पश्चिमी मगही, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी और मगही। पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। भोजपुरी गाजीपुर, मगही पटना। पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर, मगही पटना। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी का वर्ग में नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी।
छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हिंदी का सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 351 में निर्धारित है अनुच्छेद। और अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।